ओके। अस्सलाम वालेकुम। तो पीटी ने कुछ चेंजेस किए 2026 के अंदर। 13 जनवरी के बाद उन्होंने एक पीपीटी को जारी किया। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आज, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरियाज मौजूद हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स मौजूद हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए, पीटी को, स्कोर्स को देखने के लिए इस चीज़ को जो है ना वो समझना ज़रूरी है। इस पीपीटी का मकसद ये है कि आप लोग जो लेटेस्ट पीटी का जो क्राइटेरिया है, जिसके अंदर उसकी वेटेज है, एल्गोरिदम्स हैं, किस किस तरह से आपका ओवरऑल स्कोर डिसाइड होता है, किस तरह से नेगेटिव मार्केट आपकी जो है वो डिसाइड होती है, किस तरह से आप हाई स्कोर्स ले सकते हो, किन किन मॉड्यूल्स पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये पीटी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको 6 टाइप्स की चीज़ें मिलेंगी। पीटी के फंडामेंटल्स मिलेंगे, आपको स्कोरिंग का कंप्लीट मॉडल मिल जाएगा, उसकी वेटेज मिल जाएगी, और 9 टाइप्स के डिफरेंट जो मिथ्स हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो बातें बनाई हुई है, आप यूट्यूब चैनल्स पे देखते हो या आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हो, तो ये पियर्सन का ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है ना उस चीज़ को ओवरकम करेगा। उसके अलावा आप का जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आपको पसंद नहीं आया, तो पियर्सन कौन कौन सी सर्विसेज देता है और री स्कोरिंग कैसे होती है इस चीज़ को देखता है। और फिर जो है वो पार्टनर्स की रिकमेंडेशंस हैं, आप ट्रेनर्स की रिकमेंडेशंस देखोगे कि क्या होता है। ओके, सबसे पहले जो है वो इसका है द हाइब्रिड अप्रोच, जो है स्कोरिंग की, वो क्या होती है। इसके अंदर मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ओवरऑल स्कोर और जो आपका कम्युनिकेटिव लेवल है स्केल्स का, वो किस तरह से डिसाइड होता है। प्रीवियसली पीटी के अंदर आप बड़े इजीली स्कोर कर जाते थे। बिफोर स्पेसिफिकली 7 अगस्त आप बड़े आसानी से स्कोर ले जाते थे, और उसकी एक मेजर रीज़न ये थी कि आपके लिए डिस्क्राइब इमेज जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। पीटी टोटली इंटायरली जो है वो एआई बेस्ड जो है वो डिपेंड कर रहा था। लेकिन अब मोर एंड मोर वो रियलिटी बेस्ड वाली साइड पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप लेटेस्ट पीटी के चीज़ों को आप रियलिटी के ऊपर फोकस करके बोलोगे ना, आपको उतना ज़्यादा स्कोर मिलेगा। जैसा कि ये मैकेनिक्स जो हैं ये शेयर किए गए हैं कि पॉइंट्स कैसे स्कोर होते हैं। अवॉर्डिंग पॉइंट्स हैं, स्कोरिंग पेपर्स है, और इंटीग्रेटेड स्किल्स है। अवॉर्डिंग पॉइंट्स के अंदर उन्होंने दो चीज़ें रखी हैं। एक करेक्ट और इनकरेक्ट चीज़, और दूसरा आपके जो है वो पार्शियल क्रेडिट्स हैं। करेक्ट इनकरेक्ट के अंदर आपके कुछ वैसे स्कोर्स आते हैं जिनको आप ठीक करते हो तो आपको स्कोर मिल जाता है, जिनको आप गलत करते हो तो आपको जीरो मिलता है। लाइक आपका एक एमसीक्यूज है जो सिंगल है, ABCD, जिसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते। अगर वो आपको, आप उसको आंसर उसका ठीक लगाते हो तो एक मिलता है, नहीं लगाते तो आपको उसका जीरो मिल जाता है। उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दूसरा जो है वो है पार्शल। पार्शल के अंदर वो सारी चीजें ऐसी आती हैं जो नेगेटिव मार्किंग कॉज करती हैं, जैसे कि मल्टीपल आंसर्स हैं, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स हैं। तो इन चीजों के ऊपर आपने फोकस रखना है कि कौन कौन सी चीजें आपको नेगेटिव पॉइंट्स देती हैं और कौन कौन सी चीजें आपको पॉजिटिव पॉइंट्स देती हैं या फिर आपको नेगेटिव जीरो लेती हैं। ये सारा एल्गोरिदम आगे जो आने वाली स्लाइड्स हैं उनके अंदर जो एक्सप्लेन किया पीटरसन ने। ओके, दूसरा नंबर है जी स्कोरिंग गेट कीपर। प्रीवियसली हम लोग ये सोच रहे थे कि आप जस्ट एक ऐसे के अंदर आप एक टेम्पलेट को टाइप करो, और एक दो वर्ड्स ऐसे से रेलिवेंट डालो और आपको स्कोर मिल जाता था। लेकिन अब आप अगर ऐसे के रेलिवेंट डाटा नहीं लिखोगे, अगर आप, लेट्स सपोज उसने आपसे एग्जांपल्स पूछी हैं, रीजंस पूछी हैं, और आप नीचे जो है वो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने बैठ गए हो, तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा, बिकॉज उसने वो चीज़ पूछी नहीं है। तो कंटेंट की रेलिवेंसी अब बहुत ज्यादा डिपेंड करने लग गई है ऐसे राइटिंग के अंदर। दूसरा है फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर जो उन्होंने चीज डिस्कस की है वो आपकी वर्ड काउंट। वर्ड काउंट कहाँ पे काउंट होती है? लेट्स सपोज मैं डिस्कस करता हूँ ऐसे राइटिंग को। तो अगर आप 200 से लेस वर्ड लिख रहे हो तो आपको, ऑब्वियसली उन्होंने जो लिमिट दी है वो 200 से 300 के दरमियान दी हुई है। अगर आप लेस लिख रहे हो तो आपको स्कोर लेस मिलेंगे। अगर आप इसके बिटवीन रह के ऐसे रेलिवेंट लिख रहे हो, आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, आपका कोई स्पेलिंग का जो है किसी किस्म का एरर नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको हाई स्कोर मिलेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पे है इंटीग्रेटेड स्किल्स। इंटीग्रेटेड स्किल्स के अंदर आपकी रियलिटी आती है। लेट्स सपोज ये, आप ये भी कह सकते हो कि कोई एक स्किल जो है ना वो दो डिफरेंट टाइप के टास्क के अंदर ना आपको मार्क्स देगा। हम रिपीट सेंटेंस की बात करते हैं।
रिपीट सेंटेंस के अंदर आप एक सेंटेंस को सुनते हो, आपने फौरन से उस सेंटेंस का ना बीप साउंड के बाद आंसर करना होता है। और यही आपको जो है वो मार्क्स देता है स्पीकिंग के अंदर भी और लिसनिंग के अंदर भी। इसी तरह से आपका समराइज रिटन टेक्स्ट है, आप उसको रीड करते हो और उसके बाद आप उसको समराइज करते हो। तो ये चीज आपको मार्क्स दे रही होती है रीडिंग के अंदर भी और आपको दे रही होती है राइटिंग के अंदर भी। तो इंटीग्रेटेड स्किल्स कौन कौन से हैं, कौन से इंटरलिंक्ड स्किल्स हैं, उनके ऊपर भी आपने फोकस करना है। नेक्स्ट जो है वो है एडवांस स्कोरिंग मॉडल। अब ऐसा नहीं है कि आपके जो है वो एडवांस लेवल के ऊपर आपकी इंग्लिश है, उनको भी पता है कि आप जस्ट एक इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो आपने क्वेश्चंस के स्कोर्स पे फोकस रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा स्कोर कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैं अगर डिस्क्राइब इमेज की बात करूं तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है स्कोर ये पूरे पीटी के अंदर, लाइक 26 मार्क्स इसके स्पीकिंग में है। इसके अलावा क्वेश्चंस की डिफिकल्टी की बेस पे स्कोर डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा है तो उसका सारे का सारा पेपर इजी आ गया है, ऐसा नहीं होता। उसको एक ना एक टास्क के अंदर वो चेक करते हैं कि कौन से टास्क के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रीड अलाउड बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रीड अलाउड आसान आता है, लेकिन रिपीट सेंटेंस बहुत ज्यादा लंबे आ जाते हैं, या इमेज के अंदर वो कुछ इस किस्म का इमेज डाल देते हैं कि जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एनालाइज करने के लिए। तो वो हर तरह का डिफिकल्टी लेवल दे के स्टूडेंट्स को चेक करते हैं। उसके बाद फिर अगेन वही क्वेश्चन की वेटेज की बारी आ गई कि आप किस क्वेश्चन को किस तरह, अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो ऑफ कोर्स उसके आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो आपने इस चीज के ऊपर भी फोकस रखना है कि अब हार्ड वर्क और रियलिटी बेस्ड बातें ज्यादा होंगी। मैं इसकी एक और एग्जांपल भी ऐड कर देता हूँ कॉमन, कि एक टॉपिक मिला है एक बच्चे को इजी वाला और दूसरे को मिला डिफिकल्ट वाला। तो हम इजी वाले की बेस पे और डिफिकल्ट वाले की बेस पे हम सेम स्कोरिंग नहीं दे सकते। वो डिफिकल्ट वाले को एक अलग से क्राइटेरिया से जज करेंगे और उसको एक अलग से करेंगे। हो सकता है उसके मार्क्स उन्होंने ज्यादा वेटेज, अगर वो कम लिखता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव तौर पे लिख रहा है तो उसकी मार्क्स की वेटेज ज्यादा हो जाएगी। अब इस चीज का भी पीटी जो है वो ख्याल कर रहा है। अब आ गया है आपका क्वेश्चंस जो वेरिंग का एनालिसिस है। अब उन्होंने ये कहा है कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है ना वो भी आपके क्वेश्चंस की बेस पे ही जज होना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क हैं, कौन कौन से अनइम्पोर्टेंट टास्क हैं, उनकी बेसिस पे जज होना है। कैसे? अब जैसे डिस्क्राइब इमेज है, ये स्पीकिंग के अंदर 31% जो है वो मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये ओवरऑल स्कोर्स के अंदर इसका 15% मार्जिन। तो लेट सपोज 100 मार्क 100 मार्क्स का जो है ना वो पेपर है आपका, उसमें डिस्क्राइब इमेज ओवरऑल आपको 15 स्कोर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डिस्क्राइब इमेज ठीक कर लेते हो तो आपके 15 मार्क्स हैं ओवरऑल स्कोर के अंदर। मैं स्पीकिंग की अभी बात नहीं कर रहा। इसी तरह से राइट एंड ऐसे है। अब एक बंदा डिस्क्राइब इमेज ठीक करता है पूरा, एक बंदा पूरा राइट एंड ऐसे ठीक करता है, दोनों के मार्क्स 26 हैं पीटी के अंदर, उसके राइटिंग में उसके स्पीकिंग में। लेकिन ओवरऑल स्कोर के अंदर डिस्क्राइब इमेज की वेटेज ज्यादा है, लेकिन ऐसे राइटिंग की जस्ट 7% है, उससे हाफ से भी कम। तो ओवरऑल स्कोर को ऐसे राइटिंग इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता जितना ज्यादा डिस्क्राइब इमेज कर रहा होता है। सेम थिंग जो है वो आगे रिपीट सेंटेंस पे भी है। तो 17% इसका स्पीकिंग के अंदर वेटेज है और 7% ये ओवरऑल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। रिटन टेक्स्ट का भी ऐसे ही है कि इतना ज्यादा वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता। अब इसको अगर एनालिसिस किया जाए ना तो आप राइटिंग मॉड्यूल्स को देखें तो ओवरऑल 90 स्कोर में से, ओवरऑल 90 में से सिर्फ 14% जो है वो ऐसे राइटिंग और समराइज रिटन टेक्स्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर हम स्पीकिंग को देखें तो 15 और रिपीट सेंटेंस का 7% और रीड अलाउड का 4%। तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन तकरीबन 40% पे चला जाता है ये, 40 या 30% पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्पीकिंग में ज्यादा मार्क्स लेते हो ना तो आपका ओवरऑल स्कोर बूस्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू राइटिंग। अगर आपका राइटिंग ठीक भी हो गया ना तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो उससे बूस्ट नहीं होगा। तो जो लोग ओवरऑल स्कोर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, जिनकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट 60 65 या 70 के अराउंड है, तो उनको ये चाहिए कि वो स्पीकिंग अपनी ज्यादा से ज्यादा बेहतर करें, क्योंकि ओवरऑल स्कोर के अंदर स्पीकिंग की जो कंट्रीब्यूशन है ना वो सबसे ज्यादा है।
इसके बाद ओवरऑल जो है वो एक एवरेज स्कोर नहीं होता। और इसने वो मैंने बड़ी डिटेल से आपको पिछली स्लाइड में जो है वो बताया है कि वो आपके इंटायर डिफरेंट टास्क के अंदर जो है वो डिपेंड करता है। जैसा कि डिस्क्राइब इमेज जो है वो हाईएस्ट था, इसी तरह से लिसनिंग और रीडिंग और इस तरह से सबका जो है उन्होंने वो आगे उन्होंने स्लाइड्स के अंदर कम्प्लीटली जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो कैलकुलेशंस और प्रोफाइल्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो कहता है कि एक सेकेंड। ओके, सो आई थिंक दैट कुछ स्लाइड इसके अंदर वैसे ही मिस है। ठीक है, तो ओवरऑल हम मिथ्स की बात करते हैं, जो जो लोगों ने मिथ बनाए हुए हैं कि भाई आपका ओवरऑल स्कोर किस तरह से डिसाइड होगा। तो ओवरऑल स्कोर आपके इंडिविजुअल टास्क की बेस पे डिसाइड जो है वो ही होगा। कुछ टास्क ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे स्पीकिंग के अंदर टास्क है, उसके अंदर जो है आंसर शार्ट क्वेश्चंस हैं वो मैटर नहीं करते। इसी तरह से आपको ओवरऑल 90 लेने के लिए या 90 आउट ऑफ 90 लेने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको हर टास्क के अंदर 90 लेने हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास स्टूडेंट्स आते होते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने ना रिपीट सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा हम फंबल कर गए हैं, एक दो रिपीट सेंटेंस के अंदर। या कुछ आप वीडियोस देखोगे मल्टीपल ट्रेनर्स की, तो उसके अंदर ये वो बात कर रहे होते हैं कि हमने एक राइट फ्रॉम डिक्टेशन हमारा रह गया लेकिन हमारा फिर भी 90/90 है। तो ये डिसाइड होता है उसके ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल के ऊपर, एक चीज। दूसरा, वो टास्क कितने परसेंट मार्क्स ओवरऑल के अंदर या उस स्पेसिफिसिटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इन दो चीजों का मिक्सचर बनाया जाता है। इसकी मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो 80 मार्क्स होते हैं ए ग्रेड के। फिर बंदा 85 ले ले, 90 ले ले, 95 ले ले, या इवन 100% ले ले, उसको जो है ना वो ए ग्रेड ही मिलता है। तो इनकी भी इस तरह से एक लिमिट होती है कि ये बंदे को जज करते हैं किस लेवल पे जाके कि ये बंदा इस लेवल पे जाके काम कर रहा है। अगर इनका वो लेवल मीटअप हो रहा है, आप ह्यूमन हो, यू कैन आप लगातार 40 मिनट 43 मिनट आप स्पीकिंग जो है वो सही रवानी से नहीं कर सकते। आप ऑब्वियसली फंबल भी करोगे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी होगे, आप हेजिटेट भी होगे। तो ये एक ओवरऑल चीज़ों से उन्होंने इस तरह का सिस्टम को डिज़ाइन कर दिया है अब, कि वो आपको जो है अगर आप रियलिटी बेस्ड फोकस करोगे, जो उनको आपसे चाहिए, अगर आप वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो आपको स्कोर मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मिथ नंबर 4। हाँ जी, वो है आपकी प्रिडिक्टिंग स्कोर्स और बिलीव से। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो टेस्ट दे के आते हैं ना, तो वो ये बात कर रहे होते हैं कि सर हमारा ना टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। ठीक है, उनके हमारे रीड अलाउड बहुत अच्छे हुए हैं, रिपीट सेंटेंस बहुत अच्छे हुए हैं जो है वो, या फिर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो है उसके अंदर बहुत सारी वो मिस्टेक करके आ गए हैं। तो वो उस चीज को जो है ना वो डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर वो पियर्सन के प्रोवाइडेड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं कर रहे, चाहे आप 8 घंटे प्रैक्टिस कर लो, आपके मार्क्स नहीं आने। लेकिन अगर आप पियर्सन के जो उनको चाहिए आपसे, वो कहते हैं आप फंबल नहीं करो, आप कंटेंट को ठीक से बोलो, आपकी क्लैरिटी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर वो ये काम नहीं कर रहा तो उसके मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे वो 7 घंटे 8 घंटे जब मर्जी प्रैक्टिस करे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 बार टेस्ट देते हैं, उनका क्लियर नहीं होता। और मेजर रीजन यही है उसकी, कि वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं स्कोर को, वो बिलीव कर रहे होते हैं कि भाई मैंने टेस्ट तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा दिया है, इस चीज से पियर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप उस टेस्ट के एल्गोरिदम को, उसकी स्कोरिंग क्राइटेरिया को, या आप उसके जो आप उससे जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करोगे तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। उसके बाद नेगेटिव पॉइंट्स का बिलीव है। तो वो कहते हैं जी, जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना वो लोएस्ट जो है वो 0 है, मतलब -1 वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा कि 3 टास्क एग्जांपल है जो एमसीक्यूज हैं, रीडिंग के अंदर मल्टीपल आंसर्स, और लिसनिंग के अंदर भी मल्टीपल आंसर्स हैं और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड हैं। तो अगर आप मोर देन 2 सेलेक्ट कर रहे हो और वो दोनों गलत हैं, तो आपके रियल स्कोर में से -1 होगा। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड 4 है, आप एक एक्स्ट्रा लगा देते हो, या
क्या कहते हैं गलत लिख देते हो, तो फिर भी आपका -1 होगा। तो ऐसा कुछ ही नहीं है कि जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो जीरो है, नहीं। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि वो माइनस होनी है उसमें से वो चीज। उसके बाद आ गया जी सिलेक्टिव प्रैक्टिस। अब बहुत से लोग ऐसे हैं वो सिलेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका इवन 60-65 स्कोर है ना। हम लोग ये कहते हैं कि आप सिलेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करो, ठीक है। जैसा कि वो कुछ लोग ऐसे हैं वो सिर्फ स्पीकिंग के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। या मैं एक और एग्जांपल मेजर देता हूँ जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है, वन लाइन स्ट्रेटजी। कि जिन लोगों की रिक्वायरमेंट 50, 55, 60 है ना, वो रीड अलाउड के अंदर वन लाइन स्ट्रेटजी पे अमल करो तो उसके स्कोर्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। पीटी अब मोर क्रिएटिव, मोर प्रोडक्टिव और मोर रियलिटी बेस्ड हो गया है, ठीक है। अगर आप इन चीजों को नहीं देखोगे, मैंने आपको एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया है, आप उसकी एक लाइन पढ़ के आप अगर ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं इसका सिलेक्टिव डाटा पढ़ के मैं पूरे स्कोर्स ले लूंगा, तो देर इज अ डिफरेंस। जो कि पूरी मेहनत कर रहा है और जो एक तरह से ट्राइंग टू फूल द सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा, इसी पॉइंट के अंदर मैं एक और चीज ऐड करता चलूं कि कभी भी इंडिविजुअल प्रैक्टिस के अंदर आपने स्पीकिंग का सेक्शनल मॉक या रीडिंग का सेक्शनल मॉक, लिसनिंग का, इस तरह से सेक्शनल मॉक्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना। अपने आप को कंप्लीटली एनालाइज करने के लिए आपने पूरा मॉक अटेम्प्ट करना है, जो कि आपके स्टेमिना को बूस्ट करेगा। आपको पता चलेगा कि एग्जाम का प्रेशर क्या होता है। और अल्फा पीटी का जो थीम है वो एज इट इज तकरीबन 100% सेम है रियल एग्जाम से। तो आप जो है वो एक यूट्यूब पे हमारी भी वीडियो अवेलेबल है जिसके अंदर बैकग्राउंड नॉइस नॉइस है। तो आप नॉइस को प्ले करके आप रियल एग्जाम का जो इंटरफेस है वो अपने घर में ही ले सकते हो। उसके बाद री स्कोरिंग की लॉजिक है। तो एक नया मिथ बना हुआ है कि रीस्कोरिंग के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि आपने रीस्कोरिंग के लिए अप्लाई किया है तो आपका एक मॉड्यूल के अंदर स्कोर बढ़ा देते हैं, दूसरे के अंदर वो कम कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। उनकी एक प्रॉपरली, ये उन्होंने खुद क्लेम किया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर, कि हमारे पास एक प्रॉपर टीम है, एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू हम लोगों ने इस चीज को जज करना होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आंखें बंद करके वो दो तीन क्या कहते हैं, दो तीन स्कोर ऊपर कर दिए, दो तीन स्कोर नीचे कर दिए, नहीं, स्कोर चेंज हो सकता है। ऑब्वियसली एक एआई की एवेलुएशन के अंदर और ह्यूमन की एवेलुएशन के अंदर डिफरेंस है, लेकिन वो एक प्रॉपर टीम के थ्रू है। वो उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखें। आपका रिजल्ट आया, तो आपको वो रिजल्ट पसंद नहीं आया। उस रिजल्ट को जब आप पसंद नहीं करते, आप रीस्कोरिंग की तरफ जाते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो, तो फिर पीएसएन की सबसे पहली टीम जो काम करती है वो उसका टेक्निकल व्यू करती है उस टेस्ट का, जो आपने जिस सेंटर में टेस्ट दिया है। क्या इस बंदे के साथ उधर को टेक्निकल व्यू, तो वो मसला तो नहीं हुआ, इसके माइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, या इसकी स्क्रीन तो शट डाउन नहीं होगी थी, ये किस तरह से बात कर रहा था। क्योंकि अब उन्होंने जो मॉनिटर है ना उस पर भी कैमरा लगा दिया हुआ है। तो वो एक पहले उसको टेक्निकल उसका ना वो रिव्यू करते हैं। उसके बाद दो लोग होते हैं, वो स्कोर्स देते हैं उसके अपने, यानी कि सारे का सारा आपका स्पीकिंग सेशन सुन रहे होते हैं, आपकी राइटिंग को वो सर्टेन टाइप्स जो उन्होंने चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं उनकी बेसिस पे वो चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद वो अपना जो है वो स्कोर देते हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। फिर एक और टीम आती है, वो उसको वेरीफाई करती है कि क्या इन लोगों ने जो जो पैरामीटर्स रखे हैं उन पैरामीटर्स की बेस के ऊपर इसको चेक किया है, या फिर आंखें बंद करके बस इसका स्कोर बढ़ा दिया या कम किया है। तो इस तरह से वो अपील का जो है ना वो प्रोसेस, वो अगर वो राइट फॉलो हुआ है तो फिर होता है, वरना फिर उसको दोबारा से वापस भेज के दोबारा से, कुछ लोगों का रीस्कोर जो है वो 2 दिन में आ जाता है। उसकी वजह यही है कि दोनों लोग एग्री कर रहे होते हैं। कुछ लोगों का 10-12 दिन ले जाते हैं, उसकी वजह यही है कि उसके अंदर या वो टेक्निकल रिव्यू आ जाता है कुछ इस किस्म का, या वो जो दो ह्यूमंस चेक कर रहे होते हैं उनकी बातों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो ह्यूमन रीस्कोरिंग के वही रीस्कोरिंग का मेथड है वो मैंने किया है कि कंडक्टर जो है वो आपका एक्सपर्ट ह्यूमन होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी लेमैन को दे देते हैं और वो रीस्कोरिंग को आपको सुन के कहता है कि ये बंदा ऊंचा बोला या इसने दरमियान में सांस ली है, नहीं। उनके जो पैरामीटर्स हैं ना, जो उन्होंने चेक पॉइंट्स रखे होते हैं, उन्होंने उन्हीं चेक पॉइंट्स की बेस के ऊपर चेक किया करते हैं। और मैंने अभी डिस्कस किया कि वो दो लोगों के दरमियान जो है वो डिस्कशन होती है स्कोर्स को लेके, और तीसरा बंदा जो है ना वो उसके अंदर उसने देखना होता है कि ये दोनों किस लेवल तक एग्री कर रहे हैं। अगर तो उसके अंदर डिफरेंस ज्यादा है, एक कह रहा है नहीं इसके 50 होने चाहिए, दूसरा कहता है नहीं 90 होने चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर वो टाइम लेता है। फिर तीसरे बंदे की जो है ना
वो इसके अंदर उसका रिव्यू जो है वो मैटर कर रहा होता है। उसके बाद वेरिएशंस ऑब्वियसली होती हैं क्योंकि वो एआई और ह्यूमन के अंदर डिफरेंस है, तो स्मॉल डिफरेंसेस कैन बी सीन, तो स्कोर्स को कमुलेट करने के लिए। उसके बाद रिकमेंडेशंस आ जाती हैं पार्टनर्स की उनकी, तो वो किस तरह से आपने करना है। सबसे पहले जो है वो आपने रियलिस्टिक रहना है। इसके अंदर मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देता होता हूँ रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन की। लोग क्या करते हैं रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन के अंदर, हाय सर होप यू आर डूइंग वेल, उसके बाद सारी स्टेटमेंट यू आर जैसे जैसे उसने बोला हुआ स्टेटमेंट लिखी हुई है वो पढ़ा, उसके बाद एंड पे थैंक यू सो मच ऐड किया, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इससे रियल एग्जाम के अंदर स्कोर मिल जाएगा। नहीं, आप अगर नेम को देखो ना तो लिखा हुआ है रिस्पॉन्ड। आपको एक सिचुएशन के अंदर अपने आप को रखना है, उस सिचुएशन को फिर आपने एक्सप्लेन करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप उस सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट मीन्स कि अब ये मोर रियलिटी बेस्ड हो गया है। ठीक है, तो इन्होंने ये टास्क इसलिए ऐड किया हुआ है कि आप जब किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जा रहे हो, ऑब्वियसली आप टेस्ट इसलिए दे रहे हो कि आपने किसी दूसरे कंट्री में मूव करना है, तो आपके ऊपर अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको किस तरह से टैकल करते हो। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग है। ऐसा नहीं करना कि सिलेक्टिव जो है वो आप इंटायरली प्रिडिक्शंस के ऊपर लेके बैठ गए हो, या फिर आप कह रहे हो कि ये अल्लाह करे मुझे ये चीज़ें आ जाएं, या फिर इस तरह की बातें आपने करनी शुरू कर दी हैं। तो आप इंटायरली जब प्रिडिक्शंस पे डिपेंड करते हो तो आप जो है वो एग्ज़ाम के अंदर प्रॉपरली अगर परफॉर्म नहीं कर पाए या उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस और रियलिटी और क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद है आपने इंश्योर करना है कंसिस्टेंट एफर्ट को। कंसिस्टेंसी पीटी के अंदर सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना, 2 दिन प्रैक्टिस कर ली, 4 दिन आप घूम फिर लिया, 5 दिन काम कर लिया, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपने ऑफिशियल मटेरियल्स की तरफ जाना है। ऑफिशियल मटेरियल्स के अंदर ऑब्वियसली वो तो ये कह रहे हैं कि आप पीएसएन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट जो है उसकी तरफ जाओ, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली हैं। तो हम लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं अपने प्रीवियस रिजल्ट्स की बेसिस पे कि आप अल्फा पीटी को यूज़ करें। उसके जो है वो रियल एग्जाम के साथ स्कोरिंग जो है वो +-5 जो है वो मैच हो जाती है। तो अगर आप इसको ट्रूली प्रैक्टिस कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू पीएसएन इंस्ट्रक्शंस कर रहे हो, तो आपको जो है वो लाजमी स्कोर्स मिलते हैं। इसके बाद बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट सक्सेस जो है वो उनका जो है वो पहला मोटो है। और टेस्ट टेकर्स जो है वो उनको टुगेदर जो है वो इन्होंने किया हुआ है इस चीज़ की बेस पे कि वो चीज़ें इन चीज़ों को लेकर ना वो प्रॉपरली एग्री कर रहे होते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो स्टार्ट होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ रिलेटेड टू किसी भी चीज़ को लेके तो वो आप जो है वो मेरे से कर सकते हो। हेलो पट। ओके, जिसका कोई क्वेश्चन है वो अपना माइक अनम्यूट करके तो बोल सकता है, पूछ सकता है मेरे से। किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? सर मेरा क्वेश्चन है एक। आप पूछें, बोलिए। सर मैंने टेस्ट दिया था जनवरी में और जीएनएस इस्लामाबाद में। हम्म। तो वहाँ पर ये इशू था, पहले तो खैर मैंने एक दो दिए थे लेकिन वहाँ पर इशू नहीं आया। वहाँ पर ये था कि जैसे ही हम लोग का स्पीकिंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब हम लोग रिटेल लेक्चर पे पहुंचे तो हमारे जो ये कंप्यूटर जो हमारी एलईडी थी वो ब्लर हो गई और उसके हम्म। बाद ऑफ हो गई। फिर हम्म। हम लोगों ने 5 मिनट इस तरह वेट किया, फिर उन्होंने हमारा रूम चेंज किया। तो हम्म। वो जो रूम चेंज करने में उसमें था, तो वो हमारी जो चीज़ें, हमारी कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक कम हो गई थी उस चीज़ से। तो क्या हम इस तरह की चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं या हम कंप्लेन कर सकते हैं पीटी को? पहले कभी नहीं ओ, हुआ लेकिन इससे पहले भी मैंने दिया था, लेकिन वो उनका पता नहीं कोई पावर का इशू था या क्या था या लाइट का कुछ था। तो फिर उन्होंने पूरा हमारा रूम ही पूरा सेट चेंज कर दिया ना। अच्छा। जब आपको पहले बात तो ये कि जब आपको किसी तरह से कोई इस तरह का कोई इशू आता है ना टेक्निकल रिव्यू, तो सबसे पहले ना आपने अपने आप को सेफ रखना है। बिकॉज आप लोगों को सही। जिन्होंने पैसे दिए हैं सही है। उनके लिए आप जस्ट एन अदर कैंडिडेट हो। ठीक है, आपने हैंड रेस करना है क्योंकि कैमरा के अंदर हैंड रेस आपका आना चाहिए। आप हैंड रेस करते हो, वो आपके तरफ आते हैं। उसके बाद आप अगर फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होते, आपके माइक के अंदर से मल्टीपल टाइप्स ऑफ नॉइसेस आ रही हैं या इस तरह का कुछ भी आ रहा है, आप सेटिस्फाई नहीं हो,
आपने एट द एंड सेंटर को छोड़ने से पहले उनसे केस आईडी लेनी है, और आपने केस आईडी जो लेके उसका आपने बकायदा तौर पे पियर्सन को बताना है कि मेरे साथ ये इशू आए हैं, मैं जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। पियर्सन उसको रिव्यू करेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपका क्लेम ट्रू है तो आपको जो है वो फ्री टेस्ट मिल जाता है। थे। और फिर क्या हुआ, उससे पहले ये हुआ कि हमारी जो स्क्रीन थी ना वो स्टक हो गई, बिल्कुल ना टेस्ट हो ही नहीं रहा था। तो उस वजह से भी था। फिर उसके बाद जो है वो उनकी पावर का कोई इशू हुआ, वो बिल्कुल ही सारे मॉनिटर जो है ना वो बंद हो गए। तो ये वाला इशू था, इस जिसकी वजह से हम लोग मतलब डिस्टर्ब भी हुए। जब हम यहाँ से एक रूम से दूसरे रूम में गए, हमें 5 मिनट्स या इस तरह से गैप भी था। तो वो उस चीज़ से था। फिर मुझे कुछ था नहीं, मेरे माइंड में आप नहीं था कि अभी ऑब्वियसली जब करना इस क्या तरह है। का कोई सीन आपके साथ होता है तो आप हम्म। स्ट्रेस में आ जाते हो, आपके ऊपर एक एग्जाम का प्रेशर होता है, ऊपर से टेक्निकल इशू। तो आप लाजमी इस तरह का जब भी कोई भी केस आए, खास तौर पे जेएनएस इस्लामाबाद और जेएनएस लाहौर के अंदर, तो ये टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आपने इस चीज़ के ऊपर एक मेजर फोकस रखना है कि जब भी कोई इशू आए आपने विदाउट केस आईडी सेंटर को नहीं छोड़ना। ठीक इसके है। अलावा कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, यही है। और जो अभी आप लोगों ने ये जी स्ट्रक्चर्स सर, है जो मेरा हमें बता क्वेश्चन रहे ये हैं। है कि बेस्ट सेंटर कौन सा है लाहौर में, अगर जीएनएस को हम प्रेफर ना करें ये तो? पीएसएन प्रोफेशनल है, वो जेएनएस से बेहतर है, लेकिन उसके अंदर भी अब क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। आप मेल हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जस्ट 100 किलोमीटर अवे है आपसे गुजरांवाला वाला सेंटर, ओपल इंस्टीट्यूट। वो इतना कोऑपरेटिव सेंटर है, मैंने उसको खुद जाके एक्सपीरियंस किया हुआ है कि रीड अलाउड के अंदर मेरा जो मुझे फील हुआ कि मेरा गला जो है वो खुश्क हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पानी चाहिए, और उन्होंने विदाउट एनी मतलब रेजिस्ट किए उन्होंने मुझे नीचे से मिनरल वाटर की बोतल ला के दे दी। और उधर ज्यादा क्राउड भी नहीं होता, 4-5 लोग होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता होता हूँ, जिनका हाई स्कोर जिनको चाहिए होता है ना, आप वहाँ पे जाओ जहाँ पे इश्यूज नहीं है और सेंटर भी नया है, माइक्स न्यू हैं, आपको इन्वायरमेंट सीट्स हर चीज़ जो है वो न्यू मिलती है। जी सर, ये मुल्तान भी है, मुल्तान में भी टेस्ट देने जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो उधर भी सेंटर में 2-3 बच्चे होते हैं। लेकिन सर उनका 2-3 हमारे भी स्टूडेंट्स गए हैं, मतलब फेलोज, लेकिन उनका रिजल्ट 56 से ऊपर नहीं आया, किसी का 51, 56, इस तरह वो रिजल्ट उनका आप नहीं आ रहा। वो जो है ना, वो चीज़ आपकी जो है वो जज होती है पीएसएन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी भी एक स्टूडेंट ने इधर टेस्ट दिया है तो उनका स्कोर अच्छा आया जेएनएस के अंदर, अभी ये रिसेंट ही हुआ है उनका टेस्ट। ठीक है, वो आपके चेक करते हैं कि आप कितना ज़्यादा पीएसएन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बोल रहे हो। अगर तो आप बोल रहे हो आपको स्कोर मिलता है। अब देखें ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी क्लैरिटी का इशू होता है, अपने अकॉर्डिंग वो सही बोल रहे होते हैं। मैटर नहीं करता कि आप कितना अच्छा बोलते हो, मैटर ये करता है कि आपका माइक उस चीज को ग्रैब भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है, साजिद भाई ने पूछा है कि हाउ मच लाउड कैन वी स्पीक इन रीड अलाउड सेक्शन। आपको ना नेचुरल पेस के अंदर बोलना होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप किसी से बात कर रहे हो, आप फेक एक्सेंट के अंदर 40 मिनट स्ट्रेट नहीं बोल सकते। तो आप अगर नेचुरल रहोगे ना तो एआई इसी चीज को ग्रैब करेगा कि इस बंदे का यार एक्सेंट ही ऐसा है। ओके, मिसिक्रा कुरैशी सर, आई एम कंसिस्टेंटली गेटिंग 0 मार्क्स इन आरटीएस एंड समराइज ग्रुप डिस्कशन, आई डोंट नो व्हाट मिस्टेक आई एम मेकिंग कंसिस्टेंटली, आई स्पोक मोर देन 1 मिनट इन समराइज ग्रुप डिस्कशन। मिसिक्रा आप जो है वो मेरे से कांटेक्ट कर लें और अपना समराइज ग्रुप डिस्कशन का एक जो है वो करके मुझे सेंड करें, तो हम इसको जो है वो देख लेते हैं कि क्या इशू आपको आ रहा है। आप कुछ ऐसे वर्ड्स तो नहीं यूज़ कर रहे जो पियर्सन ने बैन किए हुए हैं? आप ज़्यादा टेम्पलेट तो नहीं यूज़ कर रहे, लेस डाटा जो है वो तो नहीं यूज़ कर रहे? वो उस चीज़ को जो है वो हम देख लेते हैं। ये सर तब इशू आता है जब बंदा एक दो सेंटेंस जो है बार बार रिपीट करता है, तब 0 नंबर आते हैं, ऐसे हाँ में भी जी, ऐसे वो होता अब एआई उन्होंने है। ना देखें, हम अगर एक बात करें चैट जीपीटी की, तो अगर हम गलत स्पेलिंग लिखें ना तो वो सही कर देता होता है। तो ये तो एक ऐसा वर्ल्ड वाइड टेस्ट है जो कि मोर देन 3900 यूनिवर्सिटीज के अंदर अभी एक्सेप्ट है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन इसको एक्सेप्ट कर रही है, कैनेडियन इमिग्रेशन इसको एक्सेप्ट कर रही है। तो सोचें ये किस कदर एडवांस लेवल पे होगा। उसको पता है कि उसने क्या करना है। अब 90% स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी हमारे नंबर नहीं आ रहे, हमने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जब उनको चेक किया जाता है तो उनकी वॉइस क्लियर नहीं होती, फंबल कर रहे होते हैं या स्पीड से बोल रहे होते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
हर चीज क्लियरली सुनाई देनी चाहिए। अगर अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रही तो वो किस तरह से मार्क्स मिलेंगे आपको? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ करे रिलेटेड टू किसी भी चीज़, आपको अगर मॉक एनालिसिस या इस तरह का कुछ भी होना चाहिए, आप फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे अब जो टीम है वो उसके अंदर मल्टीपल ट्रेनर्स हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए। बंगाली है लैंग्वेज, नेपाली है, अरेबिक है। इसके अलावा आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छे वाले ट्रेनर्स मिल जाएंगे। उर्दू हिंदी दोनों मौजूद हैं हमारे पास। तो फ्रीली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हर तरह से हेल्प आउट की जाती है इधर। चलें, ठीक है। जो जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, जो जो लोग एम कर रहे हैं, वो उनके लिए यही है कि गुड लक है सिर्फ, और ट्राई टू फोकस मोर ऑन द स्कोरिंग क्राइटेरिया। क्योंकि अगर आप पीएसएन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे तो आपको स्कोर सिंपली नहीं मिलेंगे, चाहे आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। एक चीज़ मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि भाई आपको मॉक टेस्ट में सर हमारे को 60+ आ गए थे मार्क्स बोल के बोलते हैं। लेकिन जब उनके मार्क्स हम लोग चेक करते हैं, मॉक एनालिसिस करते हैं, तो मालूम होता है कि भाई वो लोग बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, और वो लोग ये समझते हैं कि भाई रियल एग्जाम में भी उनको 60 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन रियल एग्जाम में वैसा मसला नहीं रहता। आपको अगर से स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर्स अगर से आपके मार्क्स जा रहे हैं अल्फ़ा पीटी पे, तो डेफिनेटली आपको रियल एग्जाम में मार्क्स नहीं आने वाले हैं। अगर आपको मार्क्स होने का रियल एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपको आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि भाई खाली आप प्लेटफॉर्म के स्कोर्स के ऊपर अंधाधुंध भरोसा नहीं कर सकते। आपको समझना चाहिए कि भाई टास्क को कैसा करने का एक्चुअल प्रॉपर तरीका क्या है। वो बेसिस के ऊपर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और एक ये बहुत सारे तो लोग ये भी पूछते हैं कि भाई स्पेलिंग कौन से लेना सर, आपकी ब्रिटिश लेना या फिर अमेरिकन और इंग्लिश से अपन स्कोरिंग करना। तो रियल एग्जाम में दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन ऐसा है कि भाई कोई आप एक चीज़ को शुरू से आखिर तक वही फॉलो करिए आप। अगर से आप अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स ही इस्तेमाल करिए आपके पूरे टेस्ट में। अगर आप ब्रिटिश फॉलो कर रहे हैं, तो ब्रिटिश की स्पेलिंग्स फॉलो करिए। आप एक ही सेंटेंस में आप एक ही ऐसे लिख रहे हैं, उसमें इंग्लिश ब्रिटिश की भी लैंग्वेज डाल दे रहे हैं और आपका अमेरिकन वर्डिंग्स भी डाल दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू बेटर स्कोर्स। ये चीज़ आपको समझना चाहिए, तभी आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। अब मेजॉरिटी लोग आके यही बोलते कि भाई हमारा एसएबिलिटी परफेक्ट गया, एसएसटी अच्छा गया था, राइट फ्रॉम डिक्टेशन अच्छा गया, ऐसे अच्छा गया, लेकिन हमारे को मार्क्स 50-55 कैसा आते बोल के। तो ये चीज़ का आपको समझना चाहिए कि भाई स्पेलिंग्स का बहुत ज़्यादा मैटर करता। अगर आप स्पेलिंग सही नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स नहीं आएंगे। चलें, वी आर गोइंग टू एंड द मीटिंग हेयर, और आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। तो हैप्पी लर्निंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप फ्रीली ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो। हमारा ग्रुप सुपर एक्टिव है 24/7। तो एडमिन्स जो हैं वो सारे बहुत अच्छे हेल्प भी करते हैं, और चीज़ों को जो है वो आपके एनालाइज भी करते हैं। गुड लक। अल्लाह हाफिज़, गुड। जी सर, थैंक यू अल्लाह सो मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज।